बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 6 स्केजल मैनेजमेंट और लेक्चर नंबर 11 है, उसका पार्ट फर्स्ट है एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें रिक्वायर थी, इसलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड। इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये जो एस्टिमेट का जो चैप्टर है, ये तीन प्रोसेसेस आते हैं एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन के जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो उसके गाइडलाइंस हैं, मैं चाहूँगा सबसे पहले वो जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ डिस्कस कर लें। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसे तीन प्रोसेसेस आपके सामने आएंगे जिसमें एस्टिमेशन की बात होगी। तो एस्टिमेशन के लिए किन चीज़ों की कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, पीएमआई की तरफ से रिकमेंडेशंस क्या हैं उसके लिए, और किन किन बातों का ख्याल रखना है, वो हम यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके प्रोसेस पे जाएंगे। एस्टिमेशन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। एक तो एस्टिमेशन आपने रखना है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बेस पर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए उसके वर्क पैकेजेस और एक्टिविटीज़ से एस्टिमेशन आपने लेनी है, और उसी को फोकस करके हमने इसी के एस्टिमेट को सामने रख के स्केजल का भी, कॉस्ट का भी, रिसोर्सेज का भी, सारे एस्टिमेट्स को हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बेस पर हमने एस्टिमेट करना है। कॉस्ट, ड्यूरेशन, रिसोर्स एस्टिमेट आर इंटर रिलेटेड। इसमें से एक चीज़ भी, या कॉस्ट या टाइम या स्केजल या जो बजट है और आपका स्कोप है, तीन चीज़ें हैं, स्कोप है, कॉस्ट है, स्केजल है। तीन चीज़ों में किसी एक एरिया में भी एस्टिमेट में अगर कोई प्लस माइनस होता है तो ये आपको याद रखना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट इन तीनों चीज़ों की बेसलाइन पर होगा। ये इंटर रिलेटेड हैं। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, ये जो तीन चैप्टर और एस्टिमेशन है, इसका क्लोज रिलेशनशिप है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। मैंने पहले भी बताया था, जब तक हम रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं कर लेते, हम किसी डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज नहीं करेंगे। जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें हेल्प आउट करेंगी रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर के लिए। और रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर को जो हम डिस्कस करेंगे उसमें जो अपडेट्स होंगी वो वापस यही डॉक्यूमेंट जो हम यहाँ अभी प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, इनके जो आउटपुट हैं, उसको हम उसके रिजल्ट में अपडेट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। एक चीज़ याद रखने, तो एस्टिमेशन के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर हम एस्टिमेशन को फाइनल नहीं करेंगे। यहाँ से जब हम रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट में देखें, अगर हम सीक्वेंस में जाएं तो हम पहले कॉस्ट को हमने डिस्कस किया, अभी हम स्केजल डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है कॉस्ट को डिस्कस किया। पहले हमने स्केजल किया, फिर पहले हमने स्कोप किया, फिर हमने स्केजल डिस्कस किया, फिर इसके बाद हम कॉस्ट डिस्कस करेंगे। इनके साथ जैसे जैसे ये प्रोसेस मेच्योर होते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रिस्क आइडेंटिफाइड होते जा रहे हैं। इन रिस्क को हम लेते जाएंगे, यहाँ से इकट्ठे करेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट को में जाके सारे रिस्क को हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे ट्रीट करना है, उसका किस तरह का रिस्पांस प्लान कैसे बनाना है, कंटीजेंसी रिजर्व्स कैसे रखने हैं, वो दूसरे चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में, जो रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और उसी की अपडेट में हमने इन्हीं चीज़ों को दोबारा रिवाइज करना है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है, इसमें हमारे पास जो जो रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं वो आपने जो है कलेक्ट करनी है। एस्टिमेशन कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं करेगा, वो बंदा करेगा जो ये काम करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बंदा एस्टिमेट कर रहा है, आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। अब मैं यहाँ रिपीट करूँगा, जो बंदा एस्टिमेट कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे उस काम से रिलेटेड एक्टिविटी के एट्रीब्यूट्स, उनकी इंटरडिपेंडेंसीज, उनकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इसके मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। और एस्टिमेट वो करेगा जो बंदा ये काम करता है, यानी कंस्ट्रक्शन में जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो जिस सेक्शन में हैं, वो वही लोग जो हैं उसको जो वर्क जो एस्टिमेशन है वो करेंगे, वो, और उसी को रिलायबल समझे जाते हैं। इंफॉर्मेशन आपके पास जो मेजर जो सॉलिड इंफॉर्मेशन आती है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से, आपने इसको आपने इग्नोर नहीं करना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पिछले सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो नियर बाय हुए हैं, बहुत पुराना नहीं जाना, 5, 6, 10 साल पुराने प्रोजेक्ट नहीं, नियरली जो प्रोजेक्ट आपसे रिलेटेड सेम नेचर के हुए हैं, उनके एस्टिमेट्स को उठाएं और उससे भी हेल्प आप ले सकते हैं। जितने छोटे साइज़ को हम एस्टिमेट करेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे लिए जो है एक बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप प्रोजेक्ट के छोटे साइज़ को एस्टिमेट करें, वो ज़्यादा एक्यूरेट और सही रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कंस्ट्रेंट्स जो प्रोजेक्ट चार्टर में आपको दिए गए हैं कि यार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की हमारे पास बजट इतना है और टाइम फ्रेम ये है और रिसोर्सेज इतने हैं
वो आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट करके उस पर प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। और इसी से राउंड अराउंड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं कि आपको जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं आपने एज इट इज़ उसको स्टार्ट किया है या खुद एनालिसिस उसका किया है कि इसके प्रोजेक्ट में एक्चुअल कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कितने रिसोर्सेज, किस लेवल के रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, किस किस टाइम फ्रेम पे ये काम हो सकता है, किस टाइम फ्रेम पे नहीं हो सकता। ये आपने अपना होमवर्क करना है, साइड पर प्रोजेक्ट चार्टर को सामने रखना है, अपना होमवर्क करना है, उसके अंदर गैप एनालिसिस देखना है। अगर डिफरेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसको या तो एक्सेप्ट करवाएं, अप्रूव कराएं सीनियर मैनेजमेंट से, या हैंड ऑफ करें उसको। आप प्रोजेक्ट आप मत लीजिए अगर इसकी एस्टीमेट्स में काफ़ी गैप है। तो आपने अपना एस्टीमेट भी तैयार करना है प्रोजेक्ट चार्टर के साथ। उन दोनों को फिर आखिर जब रिकनसाइल हो जाए, दोनों पे एग्रीड अपॉन हो जाए सीनियर मैनेजमेंट और आप, तो उस प्रोजेक्ट प्लान को लेकर चलना है आपने। ये गलती मत कीजिएगा, जो प्रोजेक्ट चार्टर आपको दिया जा रहा है आपने एज इट इज़ उस पर साइन किए। आप देखें आप उस लिमिटेशन में उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्निक्स हैं, कोई कंप्रेशंस कर सकते हैं, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, या आपके पास वो स्किल लेवल, वो एबिलिटीज़ हैं, वो कम्पिटेंसीज हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को एज इट इज़ जो प्रोजेक्ट चार्टर में मेंशन है उसके साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये चीज़ क्लियर कीजिएगा। प्रोजेक्ट जो इनिशियल हम जिस पे अप्रूव्ड अपॉन होते हैं, जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट में जिस पे हमने एक्सेप्ट किया था प्रोजेक्ट, अब ऐसा नहीं है कि 5 साल का प्रोजेक्ट है और 5 साल पहले के जो एस्टिमेट्स हैं आप उसी को लेके चलिए। थ्रू आउट एवरी डे, एवरी नेक्स्ट डे हमारे पास रियलिटीज़ आती हैं, कंसिक्वेंसेस चेंज होती हैं, न्यू जो है हालात चेंज हो जाते हैं, अब सिचुएशन चेंज हो जाती हैं। अब तो आए दिन न्यू ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं। आप उसी पुराने स्केजल को लेके अपने प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट करेंगे। एस्टिमेट टू कंप्लीट, ये इसको हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट के चैप्टर में डिटेल में, जब हम अर्न वैल्यू को डिस्कस करेंगे उसमें भी हम देखेंगे एस्टिमेट टू कैलकुलेट क्या होता है। इसको आपने कॉन्स्टेंटली अपडेट करना है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। और वर्क इंफॉर्मेशन, वर्क डाटा, वर्क परफॉर्मेंस डाटा आपके पास जैसे जैसे आ रहा है उसको सामने रखते हुए हमने अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करना है और उसको अपडेट करना है। आपके जो प्लान है वो कॉन्स्टेंटली रिवाइज होने चाहिए। एस्टिमेशन की बेस पे रेस्ट ऑफ जितने जो नॉलेज एरिया भी आएंगे इसके बाद, ये इन्हीं एस्टिमेट्स को लेकर हम फर्दर इस अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को लेके चलेंगे। लेकिन अगर सॉरी, अगर एस्टिमेट्स आपके चेंज हो रहे हैं तो अपने प्लान को कॉन्स्टेंटली रिवाइज कीजिए, अप्रूव चेंजेस कीजिए उसमें, जैसे जैसे वर्क आपका कंप्लीट हो रहा है उसके हिसाब से आपने लेके चलना है। पैडिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। ये गेस हैं, एक काम को कंप्लीट होने के लिए फॉर एग्जांपल 1 मंथ का टाइम लगता है। आप कहते हो कि यार 1-2 हफ्ते ऐड कर लो इसमें अपनी तरफ से, 2 हफ्ते कैसे ऐड कर लें वैसे ही। या हम कहते हैं कि अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए हमने 2 हफ्ते माइनस कर दिए, चले जी हम इसको ना 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में कर लेंगे। ये कतई गलत है, जो है रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। गैस नहीं करना, जो चीज़ एक्यूरेट है, जो रियलिस्टिक है, आपने उसी को लेकर चलना है। एस्टीमेट मस्ट बी केप्ट रियलिस्टिक थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे हमने पहले बात की कि आपने अपने एस्टीमेट्स को रिवाइज करना है और अपडेट करना है पीरियडिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े अपने एस्टीमेट्स को रिवाइज करें और उसका अप्रूवल लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज़ होगी कि हमारे पास जो थ्रेट्स आएंगे और जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसकी वजह से आपके एस्टीमेट पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं होता हम अपने एस्टीमेट्स को यहाँ फाइनल नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर इस चैप्टर में भी है, उसका लिंक इस चैप्टर में भी है, और रिस्क मैनेजमेंट के अपने चैप्टर में भी हम एस्टीमेट्स को रिवाइज करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को एक्यूरेट रखना है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके जो एस्टिमेट्स हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए, वो रियलिस्टिक होने चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। स्टार्ट में आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके प्रोजेक्ट में जो जो चेंजेस आ रही हैं, देखें प्रोजेक्ट्स हैं अनसर्टेनिटीज़ लेवल होती हैं, कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती कि मैं इस तरह चाहता हूँ तो ऐसे ही होगा। ऐसे कभी नहीं होता। जिस तरह अल्लाह ताला चाहती हैं हर नेक्स्ट डे जो होता है डिफरेंट होता है, हर एस्टीमेट जो है, हर नया दिन मुख्तलिफ होता है। तो आप जो 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 कंडीशन और सिचुएशन हो उसके हिसाब से अपने एस्टीमेट्स को रिवाइज कीजिए और अपडेट कीजिए। एस्टीमेट एक्टिविटी ड्यूरेशंस
यहाँ से हम पार्ट फर्स्ट में उसके जो इनपुट टूल टेक्निक्स हैं वो हम टॉप लेवल पे देख लेते हैं। इनपुट्स को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जो जो इसमें ज़रूरत है टूल टेक्निक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। और आउटपुट इसमें सेक्शन फर्स्ट है। सेक्शन फर्स्ट में हमें कुछ पार्ट हम इस सेक्शन में कवर करेंगे, और कुछ पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके पार्ट 2 उसमें कवर करेंगे। तो एस्टीमेट है जो प्रोसेस है ये है स्केजल मैनेजमेंट नॉलेज एरिया है, और प्लानिंग ग्रुप का ये पार्ट है। इसके लिए जो इनपुट्स चाहिए, आप जो हमने एक्टिविटी लिस्ट रखी है, एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको चाहिए, एजम्पशंस लॉग चाहिए, लेसन लर्न रजिस्टर्ड चाहिए, जो पुराने प्रोजेक्ट से लेसन लर्न वो उठाइए। रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर रिसोर्स मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। आरबीएस को लीजिए, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उठाएं। रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस लेवल की जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, किस लेवल की, किस एक्सपर्टीज़ की, कितने एक्सपेंसिव होने चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए एस्टिमेशन के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम की असाइनमेंट मतलब उसके जो टीम है कितने चाहिए आपको बंदे, किस लेवल के चाहिए, कितनी एक्सपर्टीज, मीन्स आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, बिगनर लेवल के चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल के चाहिए, आपको एडवांस लेवल के चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको किस लेवल की असाइनमेंट आपने प्रोजेक्ट में करनी है। और लाइकवाइज इस तरह जिस लेवल का बंदा होगा उसी लेवल की कॉस्ट भी आपके पास बढ़ेगी। और उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक करेंगे। अवेलेबिलिटी हम रिसोर्स कैलेंडर में देखेंगे कि कौन से रिसोर्सेस आपको किस स्टेज पर, किस टाइम फ्रेम में, किस जो है जो सेक्शन प्रोजेक्ट का जो पार्ट है वो कहाँ पे, किस जगह पे चाहिए। तो रिसोर्स कैलेंडर से आपकी एस्टिमेट भी इफ़ेक्ट कर सकती है। जो पीक सेक्शन होती है, पीक डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट के सेशंस होते हैं, या डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, उसमें रिसोर्सेज कॉस्टली होते हैं, अवेलेबल भी नहीं, मार्केट में नहीं होंगे। तो वो सेक्शन देखिए कि उस कैलेंडर का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी एस्टिमेट्स पे। देखिए अवेलेबिलिटी, देखिए मार्केट में अभी क्या सेशन चल रहा है करंट में, आपको किस टाइम पे चाहिए, वो यहाँ पे कैलेंडर में मेंशन करेंगे। रिस्क रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हम कॉन्स्टेंटली डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क रजिस्टर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन टेक्निक देखिए, एस्टिमेशन में स्टार्ट लेते हैं 1 पॉइंट एस्टिमेट। 1 पॉइंट एस्टिमेट मीन्स ये काम करने का आपको कितना टाइम चाहिए, मुझे 6 मंथ चाहिए। 6 मंथ हमने डेफिनेटली इसमें जो पार्ट होगा पैडिंग का होगा। तो मेरे जहन में ये है कि 4 महीने का काम है तो मैं अपने क्लाइंट को 5 या 6 महीने कह देता हूँ, बीच में कुछ भी हो सकता है। अब ये मैंने गेस कर दिया कि काम तो 4 या 4.5 मंथ का था, 4.5 मंथ का लग रहा है, और मैंने उसको 6 मंथ का कह दिया। वैसे ही ऐड कर दिया हमने एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा जो टाइम फ्रेम है वो मैंने वैसे कैसे ऐड कर दी, इसको कहते हैं पैडिंग। ये चीज़ होती है गैस करना। गैस नहीं करना, हमने एक्स्ट्रा ज़रूर ऐड करना है, लेकिन वो रिजर्व्स हैं, वो प्रोजेक्ट जो रिस्क मैनेजमेंट उसमें हम डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, टाइम एक्यूरेट कोई भी नहीं बता सकता कि इतने मंथ में, लेकिन जो करीब तरीन है 4.5 आप उसको कह रहे हैं, तो ये 1 पॉइंट एस्टिमेट इस पॉइंट से डिस्करेजिंग भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि आप 1 पॉइंट एस्टिमेट्स ना ही रखें तो बेहतर रहता है कि एक एस्टिमेट ना बताएं आप। इसके अंदर जो है 1 पॉइंट में हमने रिस्क मैनेजमेंट को और अनसर्टेनिटीज़ को, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर दिया, उसी में मर्ज कर दिया। हम उसको अब कह रहे हैं 6 मंथ लगते हैं, 4 महीने के काम को 6 महीने हम बता रहे हैं, 2 महीने क्यों एक्स्ट्रा रखें यार, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी तो डिफाइन करें, वो तो जस्टिफाई करें क्या हो सकता है कुछ भी। वो हम रिस्क मैनेजमेंट में बताते हैं यार इसमें ये जो इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, ये अनसर्टेनिटी जो पहले आई हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन 1 पॉइंट में वो हम मिस कर रहे हैं, उसको मर्ज कर रहे हैं। दोनों को, दो चीज़ों को मर्ज नहीं करना। एक जो रियल आपके पास एस्टिमेट्स है और एक आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है। हम जब दोनों को मिला के एक चीज़ बता रहे हैं तो वो है 1 पॉइंट एस्टिमेट। दोनों चीज़ों को अलहदा रखें कि ये रियल एस्टिमेट्स हैं और ये इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क रिजर्व्स हैं। इन चीज़ पे हम आगे भी बात करेंगे। अभी इसी तरह जैसे आप स्केजल बता रहे हैं कि नो वन कैन बिलीव, कह रहे यार 4 महीने का, टोटली 3-4 महीने का काम है, आप 6-7 महीने बता रहे हो यार, ये किस तरह, नो वन कैन बिलीव, आपका ट्रस्ट उठ जाए कैसे। तो हम इसको ना 1 पॉइंट को डिस्करेज करते हैं कि मोस्टली, लेकिन ये भी एक टेक्निक है, मोस्टली मार्केट में यूज़ भी होती है, अक्सर लोग कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं 1 पॉइंट एस्टिमेशन। एनालॉगस टेक्निक टॉप डाउन, सिमिलर सेम प्रोजेक्ट मेरा जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इसी तरह का प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने कंप्लीट किया है। तो उसके एस्टिमेट्स आप उठा के उसके साथ आप अपने प्रोजेक्ट को जो है सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एस्टिमेट्स को, ये भी एक्सेप्टेबल है, देख लीजिए। लेकिन अपने प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन आपने फिर भी दोबारा से करनी होगी।
मैथमेटिकल अप्रोच कर लेते हैं, हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उठा लेते हैं। उसमें दो चीज़ें हैं, एक है स्कैटर्ड जो है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम हम देख लेते हैं कैसे होता है। स्कैटर डायग्राम में हम दो चीज़ों को रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, स्कैटर डायग्राम कुछ इस तरह हम जॉट डाउन करते हैं अपने जो कैलेंडर है, जो हिस्टोग्राम को जो हमारे पास ग्राफ है उस पर पॉइंट्स ड्रा करते हैं कि यार ये ट्रेंड्स किस तरफ जा रहा है। देखिए रेनफॉल कितनी हुई है और अम्ब्रेला की सोल्ड कितने हो रहे हैं। जितनी ज़्यादा साथ साथ रेनफॉल हो रही है, अम्ब्रेला जो है सोल्ड उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसकी सेल बढ़ती जा रही है। तो दो चीज़ों को रिलेट करने में लीनियर रिग्रेशन का वर्ड यूज़ होता है। ये मैथमेटिकल टेक्निक है। तो एग्ज़ाम में आपसे कैलकुलेशन नहीं कराएंगे, लेकिन पूछेंगे ज़रूर कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है, और इसके बारे में क्वेश्चन होगा। लर्निंग कर्व एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। लर्निंग कर्व क्या होती है? लर्निंग कर्व में देखें, इनिशियल जब भी फॉर एग्जांपल एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, एसएपी का कोई प्रोजेक्ट है, उसकी इंस्टॉलेशन करनी है। इनिशियली डेफिनेटली आपकी टीम को टाइम ज़रूर लगेगा इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे वो लर्निंग स्टेज क्रॉस करेंगे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी और एक स्टेज पर आके वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस पीक पे पहुंच जाएंगे। यानी स्टार्ट में आपके पास फर्स्ट इंस्टॉलेशन में आपके पास कितने दिन लग रहे थे? 10 दिन लग रहे थे। फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे वो उसके साथ मेच्योर होते गए तो वो 5 दिन पे आ गई बात, और फिर आपके पास जब पीक परफॉर्मेंस आए तो ये 2 दिन पे आ गई। तो ये एस्टीमेट में एस्टिमेशन जब आप करेंगे तो आपने ये 10 दिन काउंट करने हैं या ये 2 दिन काउंट करने हैं। तो एस्टिमेशन में आपने ये भी आइडेंटिफाई करने की यार प्रोजेक्ट की इनिशियल स्टेज में मैं अपनी टीम को इतना टाइम दूंगा इस काम को करने के लिए, और जब प्रोजेक्ट मेच्योर हो जाएगा, जब एग्जीक्यूशन उसकी मेच्योर हो जाएगी, फिर मैं अपनी टीम के एस्टिमेट को इतना टाइम दूंगा। अब ये देखें कितनी रियलिस्टिक अप्रोच है। आप स्टार्ट में कह रहे हैं टीम को 10 दिन चाहिए, तो थ्रू आउट अगर आप 10 दिन लेकर जाएंगे तो आपका एस्टिमेट तो डेफिनेटली काफ़ी एक्सटेंड कर जाएगा, आपके जो रियलिस्टिक वैल्यू से काफ़ी एक्सटेंड कर जाएगा। आप कहते हैं नहीं मैं टीम को सिर्फ 2 दिन दूंगा, 2 दिन से आप तो अपने स्केजल से काफ़ी बिहाइंड चले जाएंगे। आपकी टीम 10-15 दिन ले रही है स्टार्टिंग में और आपने सेट की है 2 दिन। तो लर्निंग कर्व को सामने रखते हुए हमने अपनी एस्टिमेट्स को फ्लेक्सिबल रखना है कि शुरू में हम इतना टाइम देंगे टीम को, और जैसे उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो एग्जीक्यूशन और अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जैसी मेच्योर होगी उसके बाद अपनी टीम को मैं इतना टाइम दूंगा। इस चीज़ को भी सामने रखना है, यानी अपने अपने क्लाइंट का भी पूरा ख्याल रखना है। टाइम को पूरा कंज्यूम नहीं करना, उसके लिए भी अपने टाइम बचाना है। टाइम इज़ अ मनी। आप मनी सेव कर रहे हैं या टाइम सेव कर रहे हैं, दोनों एक ही बात होती है। हम देखते हैं ह्यूलिस्टिक्स वगैरह बेस्ट प्रैक्टिसेस मार्केट में। यार जो डिज़ाइन का फेज़ है ना उसको हम देंगे 10 में से हमने चार जो हैं हमने डिज़ाइन को देने हैं, और 4 जो हैं हमने डेवलपमेंट में देने हैं, और 2 दिन जो है वो टेस्टिंग पे और डॉक्यूमेंटेशन पे देने हैं। ये हमारा एक कॉमन जो है एक रूल ऑफ थंब चल रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस 80/20 रूल से कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी जो होता है, जो हर सेक्शन को जो उनकी एग्जीक्यूशन को मेच्योर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा रहता है कि सॉफ्टवेयर को डाटा कलेक्शन में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कितना टाइम लगेगा, डिज़ाइन में कितना टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है, और फाइनल जो है इंस्टॉलेशन में और प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने में, उसको क्लोजिंग में कितना टाइम लगता है। तो ये बास प्रोजेक्ट्स जो फील्ड्स हैं उसमें ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, रूल ऑफ थंब यूज़ होता है कि ये इसके अंदर हमने इतना इतना टाइम देना है। नो एस्टिमेशन, हम उसकी डीप डाउन नहीं करते, ड्रिल डाउन नहीं करते, हम रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। उसके जो बेसिक्स हैं वो उठा सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा टोटली आपके एक्सपीरियंस पे और आप कितने मेच्योर हैं अपनी फील्ड पे। थैंक यू सो मच। ये पार्ट फर्स्ट था, तो मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट सेकंड में। अल्लाह हाफिज़।